आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, जो कि हमारी लाइफलाइन है, मतलब जीवन का स्रोत। बूझो पार्क में खेल रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी डॉक्टर अहमद पे, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, काम करते हैं यूनिवर्सिटी में। बड़े उदास से बैठे हुए थे। बूझो ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक मीटिंग से आ रहे हैं वो। उस मीटिंग में बात चल रही थी कि जंगल को थोड़ा सा काट के वहां पे ना फैक्ट्री बनाएंगे, जिससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा वहां के लोगों को। तो उससे कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग सहमत नहीं थे। तो इस बात पे बूझे ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर रोजगार मिलेगा तो। पर प्रोफेसर अहमद ने बोला कि ये बात इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर फॉरेस्ट ना हो तो वहां पे रहने वाले जानवरों का क्या होगा? वो तो मर जाएंगे, उनके भी तो रहने की जगह है ना फॉरेस्ट। और उसके अलावा पूरा जो है बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बढ़ जाएगा आसपास के एरिया में, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे तरह के नुकसान है पेड़ों को काटने के। अब प्रोफेसर ने बोला, इतना तो मैं समझाऊंगा, इससे अच्छा मेरे साथ ही चलो फॉरेस्ट। 17.1 विजिट टू अ फॉरेस्ट। संडे की एक सुबह थी। बच्चे निकल गए प्रोफेसर के साथ जंगल घूमने। जंगल में जाते ही उन्हें काफी फ्रेश सा फील हुआ, और हरियाली देखी उन्होंने कुछ इस तरह की। थोड़ी ऊंचाई पे पहुंच गए तो देख रहे हैं कि कहीं पे थोड़ी ज्यादा हरियाली है तो कहीं पे थोड़ी कम। मतलब बहुत ही घना जंगल था। शुरुआत में जब अंदर घुसे तो उन्हें चिड़ियों की आवाज मिली और जानवरों के फुसफुसाने की आवाज मिली। पेड़ों पे बंदर कूद रहे थे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे जानवर थे। तो बच्चों ने पूछा कि शेर, हाथी, भालू ये सब कहाँ है प्रोफेसर साहब? तो उन्होंने बोला कि आराम से बैठो, क्या फायदा, नाश्ता वाश्ता बन जाओगे उनका, वो सब किसी और दिन देख लेना, या जू में जाके देख लेना। बहुत अंदर पाए जाते हैं सब, घने जंगल के अंदर, बाहर ऐसे नहीं घूमते। वहां पे और भी उन्होंने देखा कि एक अपनी ही दुनिया बनी हुई है जानवरों की। जैसे ये देखिए, कुछ जानवर है जो कि नहा रहे हैं वहां की नदियों में या फिर तालाब में। और बहुत सारे तरह के पेड़ हैं, देख सकते हैं आप, नीम के पेड़, शीशम, बैम्बू वगैरह। और भी बहुत सारे पेड़ और पौधों की तो गिनती ही नहीं है। लाखों तरह के पौधे होंगे वहां पे। और पेड़ पौधों के साथ साथ वहां पे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी थे। क्रीपर्स आपको पता है कि जमीन पे ऐसे जो है अपने तनों को फैलाते जाते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, दूसरे पेड़ों को पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम के खुद ऊपर चले आते हैं। जैसे बेल होती है ना, बेल बेल क्या है, क्लाइंबर एक तरह का। एक्टिविटी 17.1 में कह रहे हैं कि आप अपने घर में ऑब्जर्व करिए कि कितनी सारी चीजें आपकी फॉरेस्ट से ही निकल के आती हैं। अब फॉरेस्ट से कोई लेने जाता है क्या? हाँ बिल्कुल जाता है। कैसे? आप सोचिए कि मैच स्टिक आपके घर में लकड़ी से बनी है। लकड़ी कहाँ से आई? वहीं से तो आई, पेड़ों से, जो कि जंगल में पाए जाते हैं। और भी बहुत कुछ आपके घर में, पेपर है, वुड है, बॉक्सेस हैं, यहाँ तक कि गम्स, ऑयल्स और कितने सारे तरह के मसाले, सब कुछ कहाँ से आते हैं? ये सब कुछ आपको जंगल से ही मिलता है। उसके अलावा भी खेती बाड़ी करने के लिए बीज वगैरह चाहिए होते हैं हमें, वो भी हमें जंगल से ही मिल जाते हैं बहुत सारे। बाकी देखिए, ये सब कुछ है लिखा हुआ, देखिए डायग्राम के साथ। हनी, वैक्स, वुडन स्टैच्यू, मतलब कि आर्ट क्राफ्ट्स वगैरह। और क्या आपको पता है कि रबर जो है वो मोस्टली सिर्फ नेचुरल ही यूज की जाती है, कोई सिंथेटिक रबर आती ही नहीं मार्केट में। मतलब किसी ने बना ली हो थोड़ी बहुत तो बात अलग है, वरना हर जगह पे जो आप टायर वगैरह देखते हैं वो ऑलमोस्ट उसका ज्यादातर हिस्सा नेचुरल होता है। उसमें चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, वो चीज अलग है, पर बनता वो रबर का ही है। रबर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है रबर के ट्रीज में से। देखिए, ट्री जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसको हम क्राउन बोल देते हैं, जो स्टेम के ऊपर का हिस्सा होता है। देखिए, अलग अलग तरह के क्राउन है यहाँ पे। अगर आप किसी भी जंगल को ऊपर से देखेंगे तो उसकी कैनपी की लेयर दिखेगी आपको, मतलब कि ऊपर से हरियाली देख रहे होते हैं ना आप, तो सबसे बड़े बड़े पेड़ों का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम देख पा रहे होते हैं, उस लेयर को हम कैनपी लेयर बोल देते हैं। आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है। यहाँ पे देख लीजिए, कैनपी लेयर सबसे ऊपर, उससे नीचे आ गया अंडर स्टोरी, यहाँ पे बंदर वगैरह, बिल्लियां वगैरह ये सब खेलते हुए मिल जाएंगे, और सबसे नीचे तो आपको बताइए ग्राउंड। कैनपी लेयर पे जो है आमतौर पे ईगल वगैरह या फिर पंछिया वगैरह ही मिलते हैं। जानवर इतना ऊंचे चढ़ते ही नहीं बिना वजह के, क्यों चढ़ेंगे? एक्टिविटी 17.2 में आपसे यही बता रहे हैं कि आप जो है ना अपने आसपास, जो है घर के आसपास कोई भी पार्क वगैरह हो बड़ा सा, तो वहां पे जाइएगा, हर तरह के पेड़ को, पौधों को ना देखिएगा कि किस तरह के उसमें फ्रूट्स होते हैं, किस तरह का उनमें क्राउन होता है। अब वो पेड़ भी किस कैटेगरी के आते हैं, मतलब कि वाकई में ट्री है या फिर हर्ब्स या शर्ब्स हैं, वो भी आपने पढ़ ही रखा है पहले। हर्ब्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, ट्रीज को बोल देते हैं, ट्री नहीं होते मतलब पौधों को। और उससे थोड़े बड़े साइज के जो ट्री पेड़ पौधे होते हैं उनको बोल देते हैं हम श्रब्स, और सबसे बड़े साइज के जो होते हैं वो होते हैं पेड़। अब पेड़ों में अपने आप में वैरायटीज होती हैं, कुछ होते हैं बहुत बड़े पेड़, कुछ होते हैं छोटे छोटे पेड़। इसका आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसमें हार्ड वुड होता है ना इसके स्टेम में, तो उसको पेड़ बोल दिया आप, भले ही छोटे साइज का ही क्यों ना हो। और ये अगर वुड जो है ना हो, कोई सॉफ्ट सी चीज का बना हो, तो उसको आप हर्ब्स या फिर श्रब्स बोल सकते हैं। देखिए, इस टेबल में क्या बता रहे हैं कि कौन से प्लांट से क्या क्या निकल सकता है।
कि बबूल के पेड़ से गम निकल सकता है, शीशम के पेड़ से टिम्बर, टिम्बर होती है वो वाली लकड़ी जो फर्नीचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नीम के पेड़ से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, तो मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। और सैंडलवुड से ऑयल बना सकते हैं हम। और भी बहुत सारे काम कर सकते होंगे अलग अलग तरह के ट्रीज, आप उसकी थोड़ी लिस्ट लिख दिए यहाँ पे। अब एक बच्चे ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या हमें हर जंगल में सेम तरह के ट्रीज और सेम तरह के जानवर मिलेंगे, तो उन्होंने बताया नहीं भाई ऐसा नहीं है। जिस तरह का क्लाइमेट होगा, मतलब जिस तरह का वहां के मौसम के हालात होंगे, वैसे वैसे वहां पे जंगल उगता है और उस तरह के वहां पे पेड़ पाए जाते हैं, वैसे ही पौधे भी उगेंगे, उस वैसे ही जानवर भी यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है। ये देखिए फॉरेस्ट का फ्लोर है, फ्लोर पे क्या आपको मिलेंगे, छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स ही मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको बड़े बड़े पेड़ जो है, मतलब आमतौर पे छोटे छोटे मिलते रहते हैं जगह जगह पे, जिसमें चल कर जाना पड़ता है। बिल्कुल प्लेन जमीन नहीं मिलती वहां पे आपको, मिट्टी की हर जगह पे कुछ ना कुछ उगा हुआ ही मिल जाता है। और पेड़ है सामने तो पेड़ तो होगा ही, वहां तो जमीन दिखने नहीं वाली आपको। और पता है आपको, अगर आप जंगल में चलेंगे ना तो आपके कपड़ों में सीड्स चिपक जाएंगे। सीड्स जो है उनका काम ही होता है कि अब जो है ना किसी चीज पे चिपक जाना, किसी जानवर के खाल के ऊपर या फिर लोगों के कपड़े के ऊपर, और कहीं और जाके गिर जाना, कहीं और गिर जाएंगे तो वहां पे भी ट्री उग जाएगी। तो ये काम है, काम में मतलब ऐसे ही करता है कोई भी जंगल जो है, अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है। अब सोचिए, पेड़ तो खुद चल के जा नहीं सकता, या फिर प्लांट भी चल नहीं सकता, तो अपने सीड्स को वो दूसरी जगह पे गाड़े कैसे, गाड़ेगा तभी तो सीड में से निकलेगा ना पेड़ या पौधा। तो इसके लिए वो जो है इस तरह की मदद लेता है लोगों की या फिर जानवरों की, उसमें चिपका देता है उनकी स्किन पे। आगे जाके वो कहीं पे लेटते बैठते हैं तो वहां पे वो सीड गिर जाती है, और फिर वहां पे अगर सही से पानी और नमी ये सब मिलती रही उसे, धूप वगैरह, तो वो भी जो है ग्रो करके वहां पे ही पौधा बन जाएगा। वैसे फॉरेस्ट फ्लोर पे आपको ज्यादातर जो छोटे छोटे कीड़े मिलने वाले हैं, जैसे स्पाइडर्स वगैरह, और क्या, कान खजूरे मिलेंगे, और कॉकरोचेस, बीटल्स और चींटियां बहुत सारी मिलेंगी। बाकी जो आपको काफी मॉइस्ट फील होगा, क्योंकि जंगल है, जंगल तभी तो हुआ है क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, तो मॉइस्ट जमीन फील होगी आपको काफी, और मिट्टी भी काफी अच्छी क्वालिटी की होगी, काफी हद तक काले रंग की होगी वो। और छोटे छोटे से पौधे तो होंगे ही हर जगह पे, वरना घास होगी। और ये चीज गौर करिएगा, आप कहीं भी चले आए जंगल में, वहां पे आपको टूटे हुए पौधे जो है या फिर टूटे पत्तियां जरूर मिलेंगी जमीन के ऊपर गिरी हुई। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे बाल है ना, हमेशा कॉन्टिन्यूसली टूटते रहते हैं और गिरते रहते हैं इधर उधर, हमें पता नहीं चलता। पर उनके क्या पत्ते गिरते रहते हैं, हमें दिख जाता है कि देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन टाइप में कुछ चीज दिख रही है ना, ये क्या है? टूटे हुए पत्ते ही हैं जो नीचे गिरे हुए हैं। ये फिर डीके होकर जो है जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। और भी जो वहां पे जानवर मर रहे होते हैं वो वहीं पर ही पड़े पड़े सड़ जाते हैं, और उनके जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है जमीन, जिससे कि पौधे और ग्रो करते हैं। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। एक्टिविटी 17.3 में बता रहे हैं कि आप एक पिट, मतलब कि एक गड्ढा कर लिए एक मिट्टी का, उसके अंदर जो है ना आप डाल दीजिए, एक गड्ढे के अंदर जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं और जो भी डिके हो सकता है, सड़ सकती हैं चीजें, वो सारी चीजें डाल दिए, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं उन चीजों को, वो सब डाल दिए और उसे ढक दिए गड्ढे को। कुछ दिनों बाद आप उसे वापस खोदेंगे ना, मतलब कम से कम 1-2 हफ्ते का वेट करिएगा, या फिर 3-4 दिन में भी हो जानी चाहिए वो चीज स्टार्ट। तो आप क्या दिखेंगे, थोड़ा गरम गरम हो चुका होगा अंदर में, हो क्या रहा है, वो सड़ना शुरू कर दिया है। वो छोटे छोटे से कीड़े हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो उसे खा खा कर खत्म कर रहे हैं। तो वो उसमें से थोड़ी नमी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी गर्मी देखने को मिलेगी, और ये खाद बनने की प्रोसेस हो रही है। तो काफी अच्छा होता है ये जमीन के लिए। उसके अलावा अगर उसके अंदर पर कोई पॉल्यूटेंट डल जाए जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, तो नुकसान करता है वो जमीन को, इसलिए बोलते हैं कूड़ा इधर उधर मत फेंका करिए। अब पहले ने पूछा कि यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ के पेड़ों को काट कर कोई ले भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इतने बड़े जंगल को? तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि नहीं, फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये घर है बहुत सारे जानवरों का, और इसे हमने खत्म कर दिया तो सोचिए कि इसके अंदर के जो फ्रूट्स हैं वो फिर आएंगे नहीं, और उसे खाने वाले जो होंगे आपके हार्बीवोरस, मतलब कि वो जो सिर्फ पत्ते वगैरह घास फूस ये सब खाते हैं, तो उनका क्या होगा? वो तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, या फिर उनके लिए खाने की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे उनकी तादाद कम हो जाएगी। फिर कार्निवोरस का क्या होगा? जो सिर्फ वही खाते हैं, मतलब उन जानवरों को खाते हैं। और उसके बाद फिर ओमनीवोरस का क्या होगा? जब कार्निवोरस जानवर नहीं रहेंगे, हार्बीवोरस जानवर नहीं रहेंगे, और पौधे भी नहीं होंगे, तो फिर इंसानों का भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जंगल से आती हैं। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम एक चीज को डिस्टर्ब करते हैं ना, तो लाइफ का दूसरा हिस्सा हमेशा डिस्टर्ब होता है उससे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे, ग्रास को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल। तो अगर हमने ग्रास खत्म कर दी तो ईगल भी मरेगा ना, और साथ में ये सब मर जाएंगे। इसलिए हमें ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए प्रकृति को, अपना काम करते रहने देना चाहिए। देखिए इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं कि ये देखिए क्या क्या काम करते हैं पेड़ आपका, फोटोसिंथेसिस से अपने जो है फ्रूट्स को बना लेते हैं अच्छे से, और अपने आप को सस्टेन करते हैं, बड़ा करते हैं अपने आप को। और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जो कि आपको पता है कि एक हमारे लिए नुकसानदायक गैस है। हवा के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी।
क्लाइमेट चेंज होगा मतलब कि नुकसान करेगा हमारी प्रकृति को, तो इसे सोख लेता है और साथ में फिर ये ऑक्सीजन भी दे देता है हवा के अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ में क्या है, हमें जो है बहुत सारे फ्रूट्स देता है, टिम्बर देता है मतलब कि लकड़ी काटने के लिए, और भी बहुत कुछ मिलता है हमें इससे। और और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जमीन के ऊपर क्या क्या हो रहा है। जमीन में सॉइल है, सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेनिश कैसे करती है कि डीकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों होते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। तो हमें दिखते भी नहीं है वो कहीं भी है। आपने कभी खुली हुई आंखों से कभी नहीं देखा होगा, उस देखने के लिए ना आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी प्लांट के टूटे हुए हिस्से, मरे हुए हिस्से हैं, जैसे कि सूखे पत्ते वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो भी गिर गए हों, जो कि सड़ रहे हों, और कुछ पंछी या फिर जानवर कोई भी मर जाता हो, तो उन सबको सड़ा देते हैं। सड़ाने के बाद उनसे खाद बन जाती है। खाद का जो है अ, सारे न्यूट्रिशन को ये सोख लेता है सॉइल, और सॉइल जो सोख के दे देता है पेड़ों को, जिससे पेड़ फलते फूलते हैं, जिससे और जानवरों का पेट फलता है। ठीक है, और हमारा भी बहुत फायदा होता है। तो हर चीज बिल्कुल साइकिल से चलती जाती है। और देखिए वाटर भी तो आपको बताइए कि वाटर जो है ना, ये सोखता है, वाटर को सोख लेता है ये, मतलब नदियां आती हैं तो नदियों का पानी जो है साइड से भी सोखता रहता है, ये जो भी है आपके पेड़ वगैरह, तो इसमें भी फायदा होता है काफी हद तक जो है। स्टोर करके रखता है, तो बाद में नमी के रूप में हवा में नमी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कंडीशन हर किसी के रहने के लिए। उसके अलावा भी अगर बारिश होती है ना, तो ये भी वाटर को, बहुत सारे वाटर को होल्ड करने में काम आता है। बारिश के पानी को, जो कि अंडरग्राउंड में चले आता है, बाद में पीने के लिए काम आ सकता है और भी बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है। तो पेड़ हर तरह से फायदा पहुंचाते हैं हमें। एक बच्चे ने जो है प्रोफेसर अहमद से पूछा कि जो भी चीज यहाँ पे सड़ गल रही है ना, वहां पर जो है हमें चींटियां ज्यादा दिख रही हैं और छोटे छोटे कीड़े भी ज्यादा दिख रहे हैं, और जो है वहां पे मशरूम भी उगे हुए हैं आसपास में, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो डेड चीजों को खा जाती हैं, ठीक है। और खास तौर से मशरूम, मशरूम क्या होता है, एक तरह का फंगस होता है। फंगस तो आपको पता है ना, सड़ी हुई चीजों पे लगता है, जैसे कि ब्रेड, ब्रेड जो सड़ जाती है तो फंगस होता है, तो मशरूम उसी का ही एक बड़ा वर्जन होता है, मशरूम। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में क्या होता है। तो ये सब कुछ डीके करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब कि जिंदा चीजों को, मतलब मरने के बाद डीके करने में हेल्प करते हैं, जाहिर सी बात है। और डीके करने के बाद जो है ना, ये उस जमीन को, या कहें तो उस मिट्टी के अंदर ह्यूमस डाल देते हैं। ह्यूमस मतलब कि खाद डाल देते हैं। वैसे ह्यूमस का मतलब ही होता है कि मिट्टी जिसके अंदर खाद मौजूद हो, उसको ह्यूमस बोल देते हैं। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फर्टिलाइजर्स क्या है, मैन्योर क्या है और ह्यूमस क्या है। देखिए फर्टिलाइजर जो केमिकली प्रोड्यूस किया गया हो फैक्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, जिससे जो है हेल्प मिलती है ग्रो कराने के लिए प्लांट्स। मैन्योर वही चीज अगर नेचुरली बनी हो, तो टॉयलेट वगैरह से मतलब चीजों को गला वला के बना दिया हो, जिसको भी नेचुरल प्रोसेस से बनाओ खाद, उसको बोल देते हैं मैन्योर। और ह्यूमस क्या है, जब खाद मिक्स हुई हुई हो, नेचुरल खाद जो है मैन्योर जब मिक्स हुई हुई हो मिट्टी के साथ, तो उस पूरी चीज को हम ह्यूमस बोल देते हैं। बस इतना सा फर्क होता है और कुछ भी नहीं। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ह्यूमस बना देते हैं, ये सारी चीजें जो है जैसे कि ये छोटे छोटे से कीड़े और जो है डीकम्पोजर्स, मतलब के बैक्टीरिया वगैरह, ये सबको जो है डीकम्पोजर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीजों को गला देते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दोबारा दोबारा लिख रहे हैं। अब पहली पूछ रही है प्रोफेसर अहमद से कि इन्हें ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है अर्थ का, जो फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट को लंग्स इसलिए क्योंकि ये फेफड़े हैं एक तरह से। कैसे? क्योंकि सांस लेने में मदद करते हैं पूरे पृथ्वी को। देखिए प्लांट्स जो है ऑक्सीजन हवा में छोड़ती हैं, और जो है उसको एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जैसे इंसान जानवर जितने भी हैं सब ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, और फिर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ले लेती हैं। तो देखिए साइकिल बन गए ना एक तरह की। तो हमारे पृथ्वी का एक लंग नहीं होगा ये लंग, जो कि ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और ये हो किस वजह से पाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बोल रही है पहली पढ़ चुके हैं। तो प्लांट्स हमारे पृथ्वी के अंदर, हवा के अंदर का है, तो ऑक्सीजन के लेवल को बरकरार रखती है, और साथ ही साथ जो है ह्यूमिडिटी भी बरकरार रखती है काफी हद तक। ह्यूमिडिटी क्या? हवा के अंदर पानी की मात्रा, वो भी होना जरूरी है, वरना हवा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी और बारिश होने में प्रॉब्लम होगी फिर। और क्या आपको पता है कि बहुत सारे ट्राइब्स, मतलब कि आदिवासी जो है, जंगल पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। वहां पर आप जाएंगे ना, तो कोई आप पैसा देंगे किसी को तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई पैसे क्या चीज होते हैं। वहां पे अभी बार्टर सिस्टम चलता है, और चलता होगा अपने हिसाब से, कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होगी किसी चीज की उनके पास भी। पर वो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। हर चीज वो फॉरेस्ट के से मिली हुई चीजों से बना लेते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं इन्हीं चीजों के हिसाब से। बूझो पानी पी रहा था, पानी पीते पीते उसने देखा एक डियर को, वो भी वहां पे पानी पीने आया हुआ था। फिर वो उसे देखकर जो है ना भाग गया डियर, घने जंगल में। तो उसने देखा और समझा कि जो है ना, ये जो घना जंगल है, वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उस जैसे बहुत सारे जानवरों को। जाहिर सी बात है करता है, तभी तो वहां पे वो जिंदा है। और प्रोफेसर अहमद ने उन्हें ये भी बताया बच्चों को कि इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है ना जानवरों की, ड्रॉपिंग्स मतलब कि टॉयलेट जो होता है उनका,
जो रेन फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, जो कि वहां की देखभाली करते हैं फॉरेस्ट के आमतौर पे, तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से उन्हें ट्रेनिंग दी गई होती है और काफी एक्सपीरियंस भी होता है कि वो खाली ड्रॉपिंग्स को देख के, मतलब टॉयलेट को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये किस जानवर की है और वो कहाँ पे रह रहे होंगे आसपास में, और बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, उनके पैरों के निशान को भी पहचानते हैं वो। अब बूझे ने सबको बुलाया कि देखो यहाँ पे कितनी सारी ड्रॉपिंग्स एक जगह पे गिरी हुई है ना, तो पता नहीं उसे देखकर उससे जो है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई। तो वो सारे बच्चे आए और देखा कि वहां पर जो है कुछ कीड़े थे जो कि उसी को खा रहे थे, और वहां पे सीडलिंग्स थी, मतलब कि पौधे जो है ना वो निकल रहे थे, ग्रो कर रहे थे, स्प्राउट कर रहे थे। तो ये चीज जो है, छोटे पौधे हैं जो कि हर्ब्स या श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये ना फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, हर जगह से कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं जहां पर इन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिले। कई बार तो क्या होता है, दीवारों पे भी निकल जाते हैं कि कहीं से यहाँ पे बीज आ गया, यहाँ पे मिट्टी की कोई चीज थी मान लो इमारत, और वहां पर भी ग्रो कर गई है और दीवार को ही फाड़ दिया उन्होंने। तो हो जाता है कई बार ऐसा, बीज कहीं पे कहीं चले आते हैं और वो अगर ग्रो कर पाए अच्छी से, अगर जैसे यहाँ पे इन्हें सनलाइट मिल रही है ना, सनलाइट में देखिए ग्रो करते गए, करता क्या, और पानी भी इसे कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होगा, तो देखिए इसने दीवार को भी तोड़ दिया है। पहली को तो ये भी याद है कि उसके स्कूल की भी दीवार पे इस तरह की जो है ना, पीपल की सैपलिंग ग्रो कर रही है। पीपल तो आपको पता ही है, पीपल का पेड़ जैसा होता है, उसी की सैपलिंग है। सैपलिंग मतलब वो छोटा सा हिस्सा जो कि ग्रो कर रहा है वहां से। तो जानवरों को जो ये डंग होता है, डंग मतलब कि वही ड्रॉपिंग्स, वो काफी हेल्प करता है इन तरह, इस ये जो पौधे होते हैं छोटे छोटे उनको ग्रो कराने के लिए। और ज्यादा पौधे होंगे किसी जगह पे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा हार्बीवोरस एनिमल्स होंगे, और ज्यादा हार्बीवोरस एनिमल्स तो कार्निवोरस जो होंगे वहां के एनिमल्स, उनके लिए दावत, मतलब फिर उनके लिए आसानी जिंदगी के लिए, और भी फिर ज्यादा से ज्यादा जानवर बढ़ेंगे उस पेड़ उस जगह पे। तो ओवरऑल ग्रो कराने में काफी हेल्प होती है हर चीज की, किसी फॉरेस्ट के अंदर। मतलब देखिए, एनिमल्स का डंग भी कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है उसके अंदर। इसी चीज को अगर आप गौर से समझे तो ये पेड़, ये जो पूरा जो है आप देखेंगे ना फॉरेस्ट, ये आपको एक लिविंग एंटिटी या फिर कहें तो डायनामिक लिविंग एंटिटी मिलेगी अपने आप में, कि अपने आप में एक लाइफ है। ऐसा बोल दिया था, वाकई में वैसे लाइफ नहीं है, पर ये अपने आप में सारी चीजें एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, इतनी सिंक्रोनाइज वे में जुड़ी हुई हैं कि ऐसा लगता है एक जिंदा चीज है, जैसे हमारी बॉडी नहीं जुड़ी हुई है एक दूसरे से काफी हद तक सिंक्रोनाइज होकर, वैसे ही पेड़ पौधे और जो जंगल की सारी चीजें हैं, जानवर वगैरह हैं। अब अभी एक एग्जांपल जो मैंने बताया कि ये ड्रॉपिंग्स कितनी हेल्प कर रही हैं पूरे फॉरेस्ट को ग्रो कराने में, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको डायनेमिक, डायनेमिक मतलब बदलता हुआ, लिविंग एंटिटी, जिंदा चीज कह दिया जाता है। अब बच्चे फिर वापस जाने लग गए क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। पर बच्चों ने ये चीज देखा कि बारिश हो तो रही है, आवाज बड़ी तेज आ रही है, पर हमारे ऊपर बूंदे गिर नहीं रही, ज्यादा बहुत ही मामूली सी बूंदे गिर रही है, तो पानी जा कहां से रहा है। तो असल में बारिश ऊपर हो रही थी तो कैनपी लेयर आपके ऊपर सबसे ऊपर होती है, वहां के पत्तों पे गिर रही थी। फिर पत्तों से रिसते हुए जो है ना, टहनियों से गुजरते हुए ये आई आपके तनों से, और चली गई सारे, चला गया सारा का सारा पानी जमीन के अंदर। तो बच्चों पे आया ही नहीं, बच्चे भीगे ही नहीं वहां पे। तो काफी फायदा पहुंचाती है इस चीज में भी पेड़ पौधे वहां के, कि तेज से तेज बारिश भी होगी ना, तो वो भी जो है आराम से झेल लेंगे, वहां के अंदर के जो जानवर है उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि फ्लड वगैरह भी नहीं आती कभी, जंगलों के अंदर बहुत मुश्किल से आते हैं। और यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से पानी मैनेज होता है ना, आपको तो आपने सुना ही होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो एक तरह से पूरा का पूरा जंगल ही रेन वाटर हार्वेस्ट करता है अच्छे से, जिससे कि पूरे साल ये ग्रो कर सकता है। यहाँ पे प्रोफेसर अहमद बता रहे हैं कि कैसे नेचुरल एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं पेड़, जिससे पानी सोख लेते हैं वो, और जमीन के नीचे जो है भर देते हैं पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर देते हैं। अब टीबू नाम का एक बच्चा बता रहा है कि उसके ग्रैंडफादर जब यहाँ पे थे तो बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, पर कुछ सालों में, मतलब लगभग 60 साल के आसपास में जो है ना, ये सारा जंगल काफी छोटा हो गया, वहां पर जो है रोड्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, फैक्ट्रीज बन गई। पर इसके अपने नुकसान भी हुए। ये सब करने के बाद सोचिए, जो फॉरेस्ट आपको ऑक्सीजन देता है, जो कि आपको अलग अलग तरह के मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, जो हर्ब्स हैं, बहुत सारे तरह के मेडिसिन मिलते हैं वहां से हमें, जो कि हमें अलग अलग तरह के मसाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जानवर और भी बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हैं। वो सब तो चला गया ना पर उसकी वजह से। तो इसी वजह से बच्चा पूछ रहा है कि अगर सारे फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यही होगा, अभी यहाँ पे हैं बहुत सारे पेड़ और चले गए तो यहाँ फैक्ट्री बन गई, तो अब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हर तरफ। पहले पॉल्यूशन कम था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, तो अब जिएंगे कैसे इंसान। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ हैं बहुत सारे, अब पेड़ सारे गायब तो देखिए जानवर भी सारे गायब, जानवर खाएंगे कैसे, अब जानवर भी नहीं रहेंगे और पेड़ भी नहीं रहेंगे तो इंसान कहाँ से रहेंगे, वो भी मर जाएंगे।
तो इसीलिए पेड़ काटकर इंसान जो है अपने ही पैरों पे या कहें तो सिर पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। और अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो जैसे कि मैंने बताया था, बारिश होगी, बाढ़ हो जाएगी और जितने बचे कुचे भी होंगे लोग वो भी बह जाएंगे। तो समझ रहे क्या क्या नुकसान है पेड़ काटने के? पेड़ काटने का नहीं मतलब ओवरऑल अगर आपने जंगल हटाते गए तो ये सारे रेप्रिकेशन हमें फील करने पड़ेंगे फ्यूचर में। देखिए क्या क्या नुकसान है, पहले नंबर पे बोल रखा है कि फॉरेस्ट नहीं रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, धरती गर्म होना शुरू हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। और जानवरों के खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं होंगे और वो मर जाएंगे तो हमारे पास भी कोई स्रोत नहीं रहेगा कुछ खाने पीने का, हम भी नहीं बच पाएंगे। और फ्लड रोकने में बहुत हेल्प करते हैं पेड़ पौधे, तो वो नहीं रहेंगे तो फ्लड बहुत आया करेंगे। इस सब से हमें हमारी जान को बहुत खतरा होगा, इसलिए हमें प्रिजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था।